समान अध्ययन जीके जीएस के अंतर्गत जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन एक सब्जेक्ट का नहीं कर रहे हैं बल्कि 6 सब्जेक्ट जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर पिलर हैं समान अध्ययन के, उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। 6 सब्जेक्ट का जो क्रम होगा, पहले इतिहास का रिवीजन, फिर इसके बाद राज्य व्यवस्था का रिवीजन, और हम टॉपिक लेते जा रहे हैं। अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक मैंने आपके करवा दिए। जो बच्चे नए हैं आज से रेगुलर हो जाइए। इससे पहले के सेशन की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आज़ाद इस अकेडमी में, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक क्रम है और इसी क्रम को अब हम रेगुलर लेकर के चलेंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, मैं आपके साथ हूँ और आपकी तैयारी सर्वोत्तम स्तर की कराऊंगा। इस चीज़ पे भरोसा करिए, आपका रिवीजन सबसे बेहतरीन होगा, इस बात पे भरोसा करिए, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए बेस्ट क्लास है हमारी और अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक आपके कवर कराए हैं। आगे के टॉपिक पे आज हम यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास, फिर राज्य व्यवस्था, फिर भूगोल, भूगोल के बाद फिर आपका जो है पर्यावरण, पर्यावरण के बाद जो है आपका अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान। ये आपके 6 सब्जेक्ट रहेंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था जब मैं रिवीजन प्रारंभ करवा चुका हूँ तो कहा कि सर रिवीजन में ना आप इतिहास की शब्दावली करवा दीजिए। ये बात सत्य है कि शब्दावली से हर बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, शब्दावली से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक हो। तो मैं कुछ मुख्य शब्दावलियां आप लोगों को करवा दूंगा ताकि इससे क्या होगा, आप लोगों को किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आप लोग इत्मीनान से जो भी शब्दावलियां हैं, महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उनको हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगी और कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए इतिहास विषय वस्तु को चालू करते हैं और इतिहास में आज जो है हम इतिहास से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक शब्दावलियां बीच बीच में करवाता जाऊंगा तो आपको तैयार होती जाएंगी, ठीक है। और लगभग 5 से 6 शब्दावलियां मान लीजिए, 5 से 6 शब्दावलियां अपने आप में पर्याप्त हैं जिनको लेकर के हम जो है डिस्कस करें। और एक जो है मतलब प्रयास यही रहेगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, समझ में आता जाएगा, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। मैं आपके साथ हूं और हर चीज़ आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो ऐतिहासिक शब्दावलियों में सबसे पहले शब्दावली, यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा शब्दावलियों की और इन शब्दावलियों को आप लोग करते जाएंगे। एक है आपका मुशद्दी। अब देखो ऐसे ऐसे शब्द पूछ लेता है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि मुशद्दी क्या है और फिर 4 ऑप्शन आपको दे देगा। अब आमतौर पे होता क्या है कि हम कभी सोचते ही नहीं है इस तरीके से और ना कभी हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे भी तो चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा प्रयास यही है कि अब आपके इस तरीके के जो इतने भी टॉपिक है ना उन सबको कवर करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। इसके बाद एक और शब्द होता है आपका जिसका नाम है टंका। टंका, ये आमतौर पे आपने नाम भी सुना होगा, टंका। 5 से 6 शब्द लेंगे और आप लोग एक बार मुझे अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा कि इसको किस तरीके से और लेकर के चलना है। कुछ आप लोग भी शब्द देंगे तो उनको भी मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। इसके बाद एक शब्द आता है दाखिल। दाखिल, ठीक है। एक शब्द आपका जो होता है वो है खुम्स। खुम्स, ठीक है। इसके बाद एक शब्द होता है आपका इदरार। इदरार। अब इसमें से ज्यादातर शब्द आपके सल्तनत काल या मुगल काल के शब्द आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये फारसी और उर्दू से जुड़े हुए शब्द हैं आपके, लेकिन ठीक है। एक और आपका होता है खुदकास्त। खुदकास्त, खुदकास्त। अब इनमें से मुश्किल है कि आप लोगों को कुछ शब्द आते भी हों, आप लोगों ने सिर्फ सुना होगा। हो सकता है टंका के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो क्योंकि ये हम सल्तनत काल में इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए मैं एक एक करके आपको लिखता जा रहा हूँ। मुसद्दी जो है ये एक जो है आपका अधिकारी होता था मुगल काल में। एक प्रॉपर एक पोस्ट बनाई गई थी। जो मुगल बंदरगाह होते थे उन मुगल बंदरगाहों का प्रमुख अधिकारी मुसद्दी कहलाता था। तो ये एक आपका बंदरगाह अधिकारी होता था, बंदरगाह अधिकारी, ठीक है, जो कि बंदरगाहों की देखरेख करता था। बहुत सिंपल सा है। टंका के बारे में मुझे लगता है आप लोग सभी जानते होंगे। टंका जो है इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। एक चांदी का सिक्का था आपका, ये चांदी का सिक्का। सिक्का जारी किसने किया था इसको?
इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। टंका, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ, ये सारे आपको जो है मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लिखते जाइएगा, क्योंकि एटलीस्ट क्या है ना, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, है ना। और फिर बच्चे जो है ना, मतलब इनको आपको कोई भी, जितनी भी आपको मैं लिस्ट बनवाऊंगा, वो लिस्ट के साथ आपको किसी भी तरीके से, और इनको याद भी करना है, डेली डेली याद करेंगे तो चीजें आपकी तैयार होती जाएंगी, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा और आपका रह जाएगा, ठीक है। अब एक शब्द है दाखिल। आप लोगों को दाखिल में से कुछ लोग कह रहे हैं कि दाखिल का मतलब क्या लिख रहे हैं? दाखिल का मतलब होता है एडमिशन लेना। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये नहीं है। दाखिल का मतलब है जो मनसबदार थे, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली चालू की गई मुगल काल में, तो मनसबदारों के नेतृत्व में काम करने वाले जो राज्य के सैनिक होते थे उनको दाखिल कहा जाता था। जो मनसबदार थे, मनसबदारी प्रणाली के बारे में आप जानते होंगे, मेडिवल हिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मनसबदारों के नेतृत्व में उन्हें जात और सवार दिया जाता था। नेतृत्व में कार्य करने वाले राज्य के अधिकारी, ठीक है, मनसबदार के नेतृत्व में काम करने वाले राज्य के अधिकारी क्या कहलाते थे? दाखिल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? दाखिल कहलाते थे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अब नेक्स्ट है खुम्स। खुम्स तो आप निश्चित तौर पे जानते होते हैं। खुम्स क्या होता था? लूट का धन होता था। लूट का धन। अब लूट कैसे होता था? जब एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य पे हमला किया जाता था तो हमले के दौरान बहुत सारी जो है आपको लूट की जाती थी वहां पे। तो लूट जो होती थी उसके अनुसार जो खुम्स होता था एक हिस्सा होता था। किसका? लूट के धन का, जिसमें से लूट के धन का 20% तो राज्य के पास चला जाता था, जो राज्य होता था, और 80% आपका ये सैनिकों में बढ़ जाता था। लेकिन ओवरऑल इसमें मतलब अलग अलग रेशियो हो सकते हैं। ये इस्लामिक मान्यता के अनुसार 80% हिस्सा सैनिकों का होता था, ठीक है, और 20% हिस्सा राज्य का होता था। अब इसमें कितना मतलब सत्य है ये पता नहीं है, लेकिन आमतौर पे इस्लामिक मान्यता के अनुसार खुम्स एक लूट का जो है एक तरीके से आय का एक स्रोत है, जो कि एक राज्य के द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य पर जब हमला करता था वहां से जो भी लूट की संपत्ति प्राप्त होती थी उसका बंटवारा, उसका एक हिस्सा मिलता था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी वगैरह में तो चीजें मिलती हैं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि मैं आपको चीजें यहां पे अब करवा ही रहा हूं। इसके बाद एक टर्म्स आता है आपका इदरार। ठीक है, इदरार है जितने भी विद्वान लोग होते थे या धार्मिक लोग होते थे उनको जो है राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती थी। जैसे अभी भी आप देखते होंगे ना, फेलोशिप दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। तो जो फेलोशिप का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सारी, अभी जैसे वैभव फेलोशिप चालू की गई भारत सरकार के द्वारा। तो वैभव फेलोशिप किसके लिए चालू की गई? साइंटिस्टों के लिए चालू की गई कि यदि विदेशों में रह रहे हैं आप, भारत में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए वैभव फेलोशिप है। उसी तरीके से सल्तनत काल में विद्वान और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता इदरार कहलाती थी। तो इदरार क्या है? एक आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता जो किसे दी जाती थी? किसी विद्वान को, ठीक है, और किसे दी जाती थी? विद्वान के साथ साथ ये धार्मिक लोगों को दी जाती थी। धार्मिक लोगों को या विद्वान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता इदरार कहलाती थी। बताएं कोई दिक्कत हो? अगला है खुद कास्त। खुद कास्त एक वर्ग है, समाज का एक वर्ग है। ये कैसा वर्ग है? ये वो वर्ग है जिसमें किसान आते हैं, लेकिन ये उच्च वर्गीय किसान है जिनकी इनकम अच्छी है। ठीक है, ये कैसे हैं? उच्च वर्गीय किसान है। उच्च वर्गीय किसान है या आर्थिक कास्त का मतलब आप समझते हैं ना, काश्तकारी। कास्त मतलब किसान। ठीक है, तो उच्च वर्गीय किसान जो है आपका, ये क्या कहलाता है? खुद कास्त। क्लियर है? स्पष्ट है? देखो आज मैंने आपको 6 टर्म्स आपको सिखाए हैं। धीरे धीरे मैं आपको ऐसी शब्दावलियां बताता जाऊंगा और सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन आएगा,
आपको यदि पता है तो आप कर ले जाओगे, नहीं पता है अब बहुत सारे हैं, मुक्तई है, पोलीगर है, बराबर्दी है, पायेगार है, रैयती है, गजे सवाई है, खिलात है, तलब है, खंजादा है, अमलक है। मैं पूरी एक लिस्ट बना चुका हूं जो आयोग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब क्वेश्चन आपसे किसी भी स्थिति में पूछे जा सकते हैं। तो शब्दावलियों से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, हिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। हम पूरी शब्दावली आने वाले समय पे तैयार करेंगे, हमारे रिवीजन वाले सेशन पे ये वाला पूरा सेगमेंट रखेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो ये हो गया आपका जो है इतिहास वाले सेगमेंट से। अब दूसरा जो सेगमेंट चल रहा है, देखो मैंने संविधान में बहुत कुछ आपको करवा दिया है, संविधान में आर्टिकल करा दिया, अनुसूचियां करा दिया। तो संविधान के आज के अंक में हम पिछले सेशन में जो पढ़ रहे थे, पिछले सेशन में हम संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? भारतीय संविधान के स्रोत। ये पढ़ रहे थे हम, संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे, है ना। तो मैंने ब्रिटेन का और जापान और जर्मनी इनके बारे में कुछ बता दिया था। आज हम बात करेंगे यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या लिया, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। संविधान के स्रोत में अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, तो अमेरिका से हमने काफी चीजें ली हैं। सबसे पहली बात, उद्देशिका का विचार यानी प्रस्तावना का विचार हमने यूएसए से लिया है। यूएसए के संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है, सबसे पुराना लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है, लेकिन एक अलिखित संविधान है, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिया यहां से, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमने लिया है, ठीक है। प्रस्तावना लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी हमने ली है। चौथे नंबर पे लिस्ट बनाते जाइएगा, काफी लंबी लिस्ट है, ठीक है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट भी यहीं से लिए हमने, अमेरिका से ही लिए। पांचवा, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। छठवां, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी हमने यहीं से लिया है। इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61, ठीक है, यहीं से लिया है। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हटाया जाना, ये भी यहीं से लिया गया है। ये पहलू हमने टोटल लिए हैं यहां से, ठीक है, अमेरिकी संविधान से, ठीक है। ये सारे पक्ष लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, फंडामेंटल राइट, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये सारे पक्ष हमने यहां से लिए हैं, ठीक है। ध्यान है, क्लियर है सभी को। आप सभी लोग भी लिखते जाना ये जितनी भी चीजें हैं, है ना। चलिए, और कहां कहां से लिया हमने, एक आपका कंट्री है कनाडा, कनाडा से भी हमने बहुत कुछ ले रखा है। कनाडा से क्या क्या लिया है, बड़ा चर्चा में इस समय कनाडा, भारत कनाडा संबंधों में इस समय थोड़ा कड़वाहट है, ठीक है। खालिस्तान के मुद्दे को लेकर कई सारे मैटर हो चुके हैं। यहां से हमने लिया है फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, और जो संघीय व्यवस्था हमने यहां से ली है उसमें केंद्र को सशक्त रखा है, केंद्र सशक्त। तो एक सशक्त केंद्र वाली फेडरल सिस्टम हमने कहां से लिया है, कनाडा से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाएगी, राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी हमने यहीं से लिया है। इसके अलावा और हमने क्या क्या लिया है, हमने जो है यहां से उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यदि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। तो परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, ये भी हमने यहीं से लिया, कनाडा के संविधान से लिया गया है,
ठीक है। इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियां जो भी होंगी वो केंद्र में होंगी। अपशिष्ट शक्तियां, अपशिष्ट शक्ति समझते हैं? अपशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जिनको 7वीं अनुसूची में नहीं चिन्हित किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जिनको चिन्हित नहीं किया गया वो अपशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है। जैसे कि अभी कई सारी अपशिष्ट शक्तियां निकल के आई, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान, उस समय नहीं लिखा गया था, अभी वर्तमान में निकल के आ गया, तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। साइबर क्राइम जैसी बात, ये भी अभी की देन है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। कनाडा का संविधान। इसके अलावा एक और है आपका आयरलैंड, उसको भी कर लीजिए यहाँ पे। आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है। डीपीएसपी क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। क्या लिया है हमने? राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, वो भी हमने यहीं से लिया है। नंबर 1, नंबर 2 डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। तीसरा, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, यानी कि मनोनीत किया जाना है ना। नामांकन का मतलब है 12 सदस्य हैं टोटल, इनको क्या कर रहे हैं? मनोनीत। ये भी कहां से लिया गया है? आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो डीपीएसपी, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन या मनोनयन। तो अभी 3 को देख लेते हैं, बाकी जो बचे हैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड, ठीक है। और ये कंप्लीट कर लेंगे, 1-2 सेशन में आपका ये हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट लेते हैं। अगला सब्जेक्ट में आज एक नया टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं भारत का जो है उच्चावच जो है आपका, है ना, उच्चावच यानी कि जो भारत का प्रादेशिक विभाजन है, भौगोलिक विभाजन है, उसका एक एक करके अब हम डिस्कशन करेंगे। तो आज डिस्कशन चालू कर रहा हूँ मैं द्वीप समूहों से। द्वीप से बात कर रहे हैं। द्वीप, भारत में बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। 2 द्वीप समूह हैं। पहला है आपके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है आपके अरब सागर में है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, अब रिवीजन कर लेते हैं इनको, और जो बाकी के द्वीप हैं उनको हम 1-2 सेशन में लेके उनको भी कवर कर लेंगे। तो अब हमारा द्वीपों वाला चैप्टर चालू होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले हम इन्हीं को उठाएंगे रिवीजन में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे। अब देखो, जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो हमेशा एक चैनल का जिक्र होता है। चैनल मतलब एक संकीर्ण जलराशि जो कि 2 स्थल खंडों को अलग करे। यहाँ पे मैं 2 चैनल आपके खींचूंगा। एक चैनल तो आपका ये है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, रेड कलर से कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और डार्क कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपका 10 डिग्री चैनल। इसको क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। ऊपर है आपका 11 डिग्री चैनल। तो 2 चैनल है यहाँ पे, एक आपका 10 डिग्री है और दूसरा आपका 11 डिग्री है। 11 डिग्री है। 10 डिग्री चैनल क्या कहता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल ऊपर आपके इसके अंडमान द्वीप समूह है। ये वाला आप जितना हिस्सा देख रहे हैं सारा अंडमान का है, और नीचे का जितना हिस्सा देख रहे हैं निकोबार का है। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप समूह हैं, मतलब 1-2 द्वीप समूह नहीं। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 836 द्वीप हैं। टोटल कितने द्वीप हैं यहाँ पे? 836 द्वीप। टोटल 836 द्वीप हैं टोटल। पर सभी द्वीपों में आबादी नहीं रहती, सभी द्वीपों का डेवलपमेंट नहीं है। बहुत सारे तो आपके क्या हैं, निर्जन पड़े हुए हैं, और बहुत बड़ी संख्या में निर्जन पड़े हुए हैं। केवल 38 द्वीपों में ही आबादी रहती है। 38 द्वीपों में आपके अंडमान में आबादी रहती है, ठीक है। अच्छा, 38 द्वीपों में से भी लगभग 22 द्वीप ही मुख्य द्वीप हैं। 22 द्वीप ही मुख्य द्वीप हैं आपके, जहां पर लोग पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए जाते हैं। अच्छा, 22 द्वीपों में 10 द्वीपों में आवासीय आबादी रहती है, जहां पे लोग रहते हैं।
लोग रहते कितने हैं? 10 द्वीपों में मात्र। क्लियर है, स्पष्ट डाटा। टोटल कितने द्वीप हैं? 836 द्वीप, जिनमें से 38 द्वीप जो आपके हैं, ये 38 द्वीप स्थायी रूप से आवासित हैं, परमानेंट द्वीप हैं, स्थायी द्वीप हैं। ये सब गवर्नमेंट का डेटा है, ठीक है। 22 द्वीप आपका जो है मुख्य द्वीप है, जिनमें से 10 द्वीपों में लोग रहते हैं ज्यादातर। तो 836 द्वीप है टोटल। हाँ, 836 द्वीप यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर है। 2 चैनल मैंने बताए, एक तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 11 डिग्री चैनल क्या करता है? देखो यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान को देखो, नीचे तो निकोबार है, ऊपर अंडमान है। अंडमान को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है। दूसरा है आपका मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान बोलते हैं इसको। तीसरा है आपका सदर्न अंडमान यानी दक्षिण अंडमान, और चौथा है आपका लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो आपका 11 डिग्री चैनल है वो यहां से होके जाता है। 11 डिग्री चैनल आपका यहां से होके जाता है, 11 डिग्री। ये आपका 11 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। क्या करता है? लिटिल अंडमान को सदर्न अंडमान से अलग करने का काम कौन करता है? 11 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? निकोबार को लिटिल अंडमान से। अब देखो, एक बार थोड़ा सा यहां पे मैं आपको मानचित्र बनाता हूं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका जो है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब चलिए, ये आपका है तो हो गया उत्तरी अंडमान, नदर्न अंडमान। ये आपका हो गया मिडिल अंडमान, ये आपका हो गया सदर्न अंडमान। यहां पे आपका हो गया 11 डिग्री चैनल। ध्यान से समझिएगा, 11 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ये आपका क्या है? लिटिल अंडमान। यहां पे है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के नीचे है आपका कार निकोबार। ये क्या है आपका? कार निकोबार, निकोबार। ये 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को, 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को किससे अलग करता है? लिटिल अंडमान से। ये भी ध्यान रखिएगा, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये बात तो तय है। लेकिन 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा मैटर है, बहुत ज्यादा इसमें सोचना नहीं है आपको, ठीक है। सिंपल सा है 10 डिग्री चैनल को लेकर के। अब देखिए, अभी एक और कई सारे इसमें जो है आपके कार निकोबार हो गया। कार निकोबार के बाद आपका जो है ग्रेट निकोबार है, ठीक है। कई सारे यहाँ पे द्वीप हैं, छोटे छोटे कई सारे छितराए हुए द्वीप हैं। इसी में एक जगह है यहाँ पे, इसका नाम है लिटिल अंडमान। लिटिल जैसे लिटिल निकोबार, लिटिल अंडमान तो ऊपर है, लिटिल निकोबार। और यहीं पे आपका एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। क्लियर है सभी को? ग्रेट निकोबार। अच्छा, यहां पे एक बात करते हैं, जो पोर्ट ब्लेयर है आपका, है ना, पोर्ट ब्लेयर जो आपका है, ये आपका सदर्न अंडमान या लोअर अंडमान में है। यहां पे है आपका पोर्ट ब्लेयर, इस जगह पे आपका पोर्ट ब्लेयर है, इसकी राजधानी अंडमान की, पोर्ट ब्लेयर। हाँ, 10 डिग्री से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बच्चों, बहुत बार पूछता है। तो पोर्ट ब्लेयर आपका सदर्न अंडमान में, ये भी ध्यान रखिएगा, सदर्न अंडमान में है। क्लियर है? सदर्न अंडमान में है। अब यहाँ पे देखो कई सारे द्वीप हैं और हर चीज की विशेषताएं हैं। आने वाले 2-3 सेशन में मैं आपका ये पूरा रिवाइज करा दूंगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा चाहता हूं कि आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताऊं। आज तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। वर्तमान में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 106। वर्तमान में टोटल
106 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं टोटल। कितने हो गए हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान। अब इनके बारे में हर स्टेट में कौन से हैं, कितने हैं, क्या विशेषताएं हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों से, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें, कुछ आज मैं आपको तथ्यात्मक चीज़ें बताऊंगा। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, नो गो एरिया होता है, यहाँ पे कोई जा नहीं सकता है। ठीक है, केवल पर्यटन की अनुमति होती है। लगभग मान लीजिए 10 से 20% एरिया जो है ओपन होता है और वहां पर जो है पर्यटन कर सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से रेगुलेट या कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो आपका वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं उनसे भी ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं नेशनल पार्क आपके। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है आपका 1972 का। एक अधिनियम है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, राज्य सरकार को नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति देता है। ये जो भी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनको कौन घोषित कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट घोषित कर सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट घोषित कर सकती है। वर्तमान में टोटल 106 राष्ट्रीय पार्क है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में बना, देश की आजादी के बाद। इसका नाम क्या है? आजादी के पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको हम हैली के नाम से जानते थे, पहले इसका प्राचीन नाम हैली था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 1936 में बना था भारत का पहला राष्ट्रीय। ठीक है, इसके अलावा एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, लद्दाख में अवस्थित है। यह भारत का सबसे हाई एल्टीट्यूड में अवस्थित होने वाला नेशनल पार्क है। हेमिस सबसे ज्यादा ऊंचाई पर अवस्थित है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित पार्क है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस आपका लद्दाख में पाया जाता है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में पाया जाता है और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर अवस्थित है आपका। कहां पर अवस्थित है? सबसे ज्यादा। ठीक है, अच्छा, देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। एमपी में टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, सर्वाधिक संख्या में है। हम एक एक करके देखेंगे कहां पे कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये केंद्र शासित प्रदेश आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा, सबसे छोटा है साउथ बटन द्वीप। यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां पर है। ठीक है, अभी जो हाल ही में बने थे देहिंग नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, के दो असम में थे, अभी बने आपके। असम में भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं आपके। अच्छा, भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान यह है आपका केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। ठीक है, भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। ठीक है, इसके अलावा काजीरंगा जो आपका है, काजीरंगे में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं काफी बड़ी मात्रा में। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है आपका ये। ठीक है, इसके अलावा शेर जो होते हैं, अफ्रीकन शेर कहें या एशियाई शेर कहें, ये सिर्फ और सिर्फ गिरी में पाए जाते हैं, गिरी राष्ट्रीय उद्यान पे। गुजरात में पड़ता है आपका गिरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहां है आपका? गुजरात में। यहां पर बब्बर शेर पाए जाते हैं। ठीक है, एशियाटिक लॉयन भी कहा जाता है इनको, ध्यान रखिएगा।
क्लियर है, स्पष्ट है। अभी हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, यहां से नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से टोटल 20 चीते जा चुके हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान 8 लाए गए हैं नामीबिया से और टोटल 12 लाए गए हैं। कहां से? 8 तो नामीबिया से लाए गए हैं और 12 आपके दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। अब इनमें से काफी खत्म हो गए थे आपके। ठीक है, तो कूनो मध्य प्रदेश में पड़ता है। चीता यहां पर है आपके, चीता है आपके यहाँ पे। कौन है? चीता, विशेष विमान से लाए गए थे। ठीक है, एक पर्सन है जिनका नाम है सलीम अली, कभी सर्च करिएगा गूगल पे, सलीम अली। इनका नाम लिख लीजिए, आप रट लीजिए इनका नाम। ठीक है, सलीम अली जो आपके हैं ये भारतीय पक्षी विज्ञानी हैं, प्रकृतिवादी हैं और वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सलीम अली को। ठीक है, कौन है आपके? भारतीय हैं। पहली बात, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है इनको, पक्षियों से खासकर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम जो है एक बार लिस्ट देखेंगे। उत्तराखंड में टोटल 6 हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं, तो कौन कौन से हैं। ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन हम करेंगे आने वाले सेशन में। एक एक करके मैं लिस्ट बना दूंगा। कुछ आज आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है, बट आने वाले सेशन में पूरे रट जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे मानव को रोग होते रहते हैं और बहुत सारी कमियों के कारण से रोग होते हैं। अब विज्ञान वाले टॉपिक पे जाएंगे। हमारे शरीर में कई सारे पदार्थों के, खनिजों के, लवणों की कमी हो जाती है, जिससे हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो कौन से तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे एक रोग बना लीजिए और दूसरी तरफ जो है किसकी कमी के कारण होता है, रीजन क्या है उसके पीछे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। देखिए, एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं घेंघा रोग। घेंघा रोग गले में हो जाता है, यहां पर घेंघा रोग। तो ये आयोडीन की कमी के कारण से होता है। आयोडीन की मात्रा जब हम कम खाते हैं, आयोडीन की कमी के कारण से आपका घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग को हम ग्वाइटर भी कहते हैं, ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला जो रोग है वो है आपका मधुमेह। इसको हम शुगर कहते हैं, मधुमेह। हमारे शरीर में इंसुलिन पाया जाता है और जब इंसुलिन की शरीर में कमी होने लगती है तो शुगर रोग हो जाता है। बॉडी में जो भी हम शर्करा या शुगर इनटेक करते हैं उसको वो जो है बॉडी के ब्लड के साथ और टॉयलेट के साथ निकालने लग जाता है। तो ये आपका होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, घेंघा रोग आपका आयोडीन की कमी से, मधुमेह आपका इंसुलिन की कमी से। क्लियर, स्पष्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक और रोग होता है आपका एनीमिया, ये लिस्ट बनाते जाइएगा। एनीमिया, एनीमिया रोग जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं रक्त क्षीणता। जहां जिसके पास रक्त कम हो, बॉडी में ब्लड बहुत कम हो, तो ये लोहे की कमी से होता है, लोहे की कमी। अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक आपका कारण ये भी निकल के आता है। ठीक है, क्लियर सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और रोग होता है आपका जिसको हम बोलते हैं मैड काऊ रोग। ये मवेशियों में होता है, मैड काऊ, मैड काऊ रोग। ये किस में होता है? जानवरों का रोग है। ठीक है, और मैड काऊ रोग में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम प्रायांश कहते हैं। उस प्रोटीन की कमी के कारण से यह रोग आपका हो जाता है, प्रायांश प्रोटीन की कमी। ठीक है, तो काफी सारे रोग बता दिए। घेंघा रोग, आयोडीन की कमी, मधुमेह, इंसुलिन, एनीमिया, लोहे की कमी, मैड काऊ आपका जो है जानवरों का रोग है, प्रायांश नामक प्रोटीन है वो कम पाती है। ठीक है, एक होता है क्वासियोरकर, ये बच्चों में होता है आपका क्वासियोरकर। ये आपका बच्चों का रोग है, बच्चों में पाया जाता है, बच्चों का शरीर फूल जाता है। ये आपकी प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन अल्पता। ठीक है, तो एक आपका घेंघा है, मधुमेह है, एनीमिया है, मैड काऊ है और क्वासियोरकर है। ये तो हो गया साइंस की बात।
अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला है अर्थव्यवस्था की बात। देखो अर्थव्यवस्था में अब मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों को चीजें ज्यादा क्लियर हैं और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के एक अच्छी समझ आप लोग भी रखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मुद्रास्फीति को जो है रेगुलेट करने के लिए आरबीआई के द्वारा हर 2 महीने में एक पॉलिसी जारी की जाती है, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कहते हैं। समय समय पर मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है। देश के अंदर क्या है, क्या महंगाई का स्तर है। तो आज के सेशन से हम मौद्रिक नीति को कई सारे सेशन में समझेंगे, इसको 1-2 सेशन में नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए हम कई सारे सेशन लेंगे और उसके माध्यम से हम जो है इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए मुद्रास्फीति। बहुत आसान भाषा में इसका मतलब होता है महंगाई। जब बात महंगाई की आ रही है तो बहुत आसान भाषा में जब मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाए, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप 500 रुपए लिए हुए हैं और बाजार जाते हैं तो बाजार में 10 किलो आलू ले आते हैं, क्योंकि 50 रुपए किलो के हिसाब से तो 10 किलो आलू ले आए। नेक्स्ट टाइम आप जाएं, ये 500 रुपए की वैल्यू है, नेक्स्ट टाइम आप जाएं 500 रुपए लेकर के जाएं और आपको 5 किलो आलू मिले। एक तरफ देखिए मुद्रा की वैल्यू क्या है, 500 बराबर है 10 किलो आलू के। दूसरी बार में क्या हो गया, 500 रुपए 5 रुपए के आलू के 5 किलो आलू के बचे, यानी कि इसकी पावर कम हो गई, शक्ति कम हो गई। मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की खरीदने की शक्ति कम हो जाना ही क्या कहलाता है आपका, क्लियर है सभी को, मुद्रा की क्रय शक्ति। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति क्या है, जब वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के सापेक्ष मांग तेजी से बढ़ती है, ठीक है, यानी डिमांड एंड सप्लाई पर बड़े स्तर पे एक आपका जो है डिपेंडेंट रहती है। तो मैं आपको आसान भाषा में सिर्फ एक ही लाइन लिखवा रहा हूं, यदि आप इतना समझ जाएं कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रा की क्रय शक्ति का कम हो जाना, या आसान भाषा में इसको हम महंगाई भी कहते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति का कम हो जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। बस ये आप याद कर लेंगे तो कभी भी कोई भी गड़बड़ होगा तो आपको फिर भूलेगा नहीं। देखो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा। अच्छा ठीक है, मतलब अब यहां पे इसको एक बार देखते हैं कि मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मुद्रास्फीति के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है, मांग प्रेरित स्फीति, मांग प्रेरित स्फीति। दूसरा है आपका लागत प्रेरित स्फीति, ठीक है, और तीसरा कारण है अन्य कारण। कई बार मुद्रास्फीति मांग प्रेरित होती है, कई बार लागत प्रेरित होती है, कई बार अदर भी रीजन होते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कई सारे मुद्दे होते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का हीरा है। तो मुद्रास्फीति में सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुद्रास्फीति में मुद्रा की वैल्यू जो है कैसे कम होती जाती है। मुद्रा की वैल्यू कम होगी मुद्रास्फीति पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। जो मुद्रा पहले जितनी वस्तुएं खरीदती थी मुद्रास्फीति की स्थिति में कम खरीदती है। अब मुद्रास्फीति के कारण में पहला कारण है मांग प्रेरित कारण। कई बार क्या होता है, किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है किसी भी चीज की। जब किसी भी चीज की मांग बढ़ जाए बहुत गति से, तो मांग बढ़ने के बाद क्या होगा, सेवाओं की आपूर्ति घट जाती है। वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति क्या होगी, आपूर्ति भी प्रभावित होगी, आपूर्ति भी आपकी घट जाएगी। जो डिमांड बढ़ेगी तो आपूर्ति आपकी मान लीजिए कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब आपूर्ति कम हो जाएगी तो साथ साथ क्या होगा, मूल्यों में सतत वृद्धि होना चालू हो जाएगी, मूल्यों में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी, ठीक है। मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है और मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे क्या होगा, रुपए की क्रय शक्ति क्षमता कमजोर हो जाएगी।
ठीक है, क्या हो जाएगी? मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता जो है आपकी, क्रय शक्ति है आपकी, ये कमजोर हो जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा। इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। सभी लोग बस, बहुत बड़ा रूल है आपका डिमांड एंड सप्लाई की। बाजार की सबसे बड़ी शक्तियां आपकी है, मांग प्रेरित और लागत प्रेरित। अब नेक्स्ट सेशन पे हम मांग प्रेरित और लागत से प्रेरित को समझाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंतर्गत मुद्रास्फीति को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। आने वाले सेशन में मॉनेटरी पॉलिसी तक कवर कराऊंगा यहाँ पे, और इसको लेकर क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स और जो आपकी आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है उसको भी डिस्कस करेंगे, है ना। इसके बाद हमने जो है डिस्कस किए आपके जो है बहुत सारे रोग होते हैं जो कि विभिन्न हीनताओं के कारण होते हैं। हमने राष्ट्रीय अभयारण्यों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में डिस्कस किया। अभी इसको लेकर और चर्चा करेंगे, अब ये प्रॉपर है। और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भी आगे चर्चा करेंगे, कई सारे मुद्दे आपके यहाँ पर रहेंगे हमारे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है संविधान पे भी अभी कुछ आपके बचे हुए हैं स्रोत वगैरह, वो भी कवर कर लेंगे। और फिर आपका इतिहास, ठीक है। तो इतिहास वाली विषय वस्तु हमारी चलती रहेगी, आपका रिवीजन चलता रहेगा। तो आज के सेशन के लिए इतना पर्याप्त रखते हैं। धीरे धीरे देखो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन में उच्च स्तरीय करा रहा हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत और दुविधा ना हो। आराम से रिवाइज करते रहिए, फास्ट गति से रिवाइज करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। भरोसा रखिए कि मैं बहुत सारी चीजें रिवाइज करने वाला हूँ आपको। अभी थोड़ा सा आपके सेशन में, इसी सेशन में करंट भी मैं साथ साथ अब आपको जोड़ा करूंगा घटनाओं से। यदि कोई भी घटना घटेगी तो करंट के साथ जोड़ूंगा। सुबह 5:30 बजे आप लोग सोए मत, मेरा आप सभी से यही आग्रह है। सुबह 5:30 बजे जगह मेरी क्लास करें करंट अफेयर्स की, ठीक है। सुबह 5:30 बजे एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे होती है। कहाँ होती है? एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे होती है क्लास, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और संस्थान के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। धन्यवाद।